नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह की मौसम की चेतावनी जारी की। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी और आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग नदियों के किनारे पहुंच रहे हैं और जोखिम ले रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि लोग प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से लें, खासकर बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में यातायात से बचें और बरसाती नदियों के पास न जाएं। ये अतिवृष्टि जो है हुई है। अभी 10 दिन सितंबर के लिए बचे हैं, करीब 11 दिन बचे हैं। क्या प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं सर, कैसे रहने वाले हैं आने वाले दिन? आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़ है, नैनीताल ज़िले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी और मैदानी इलाकों से लगे हुए ज़िले हैं उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल ज़िले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन ज़िलों में भी येलो अलर्ट है। तो भारी बारिश का बाकी और जगह पे नहीं है। इसके बाद भी हम अगले जो है 5 दिन के लिए भारी बारिश। चलिए, ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक का रुख करेंगे। अभिनव, जरा बताइए, देहरादून में लगातार बारिश से हालात बेहाल होते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल रुचिका, अगर बात करें तो पहाड़ों में जो है तेज बारिश के जो है अभी मौसम विभाग ने आसार जताए हैं। वहीं मैदानों में इससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन 23 सितंबर तक जो है ऐसे ही हालात बने रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है वो बारिश हो रही है और बारिश से जो है कहीं ना कहीं उसका कहर जारी है। तो लोगों को जो है अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में भी कुछ और दिन यह सिलसिला बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार अभी मान के चल सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता और मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में अभी जी। बारिश और होगी और जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर भी जो है तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश है उसका जो पूर्वानुमान है वो कम है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से नैनीताल है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है और इसके अलावा भी कुछ जिले हैं जहाँ पर जो है तेज बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करा है। इसके अलावा अगर बात करें तो देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में भी कुछ हिस्सों में जो है हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अगर बात करें तो आने वाले दिनों में 23 सितंबर तक जो है प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। तो अभी जो है कहीं ना कहीं लोगों को बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जी रुचिका। जी, अभिनव, मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है, लेकिन इसी के साथ कई लोग फिर भी चेतावनी नहीं सुन रहे और नदियों के किनारे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलते पैटर्न के साथ साथ जो है कहीं इस बार जो है मानसून के जो तेज दौर हैं वो उससे अधिक बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में जो है लोगों को भी कहीं ना कहीं सचेत रहने की सलाह दी गई है। लगातार जिस तरह से चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पर लगातार जो है बारिश का क्रम अभी बना रह सकता है। और 23 सितंबर तक जो है मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया है, चाहे पहाड़ी जनपद है या फिर मैदानी जनपद है, उन सभी में जो है बारिश का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि लगातार जो है मानसून उत्तराखंड के अंदर एक्टिव है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि लगातार जो है यहाँ पर बारिश होगी। हालांकि बात करें तो जो बारिश है वो लगातार तेज दौर की बारिश हो रही है और ऐसे में जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो माना जा सकता है लगातार चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान हो, लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बरसात हो रही है तो वहाँ पर जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग
और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां राज्य सरकार की हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। लगातार उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जो है आपदाएं भी आई हैं, जी। उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस भी अपनी तरफ से जो है पुरजोर कोशिश कर रहा है। जी जी, अगर आपदा प्रभावित लोगों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो है सरकार आपदा प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले से ही साफ कर दिया है कि वो आपदा परिवारों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनको जो है लगातार जो है चाहे बिजली, पानी, इसके अलावा जो भोजन की व्यवस्था है, रहने ठहरने की व्यवस्था है, वो सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है और उनको दे भी रही है। लगातार अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। हालांकि जो अभी जिस तरह से जो सड़कें हैं या फिर जो बिजली पानी की व्यवस्थाएं जो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं हो पाई है, उनको भी जो है सरकार लगातार उसको सुधारने का कार्य कर रही है। जी। और जो पुनर्वास की स्थिति है उसको भी जो है लगातार सरकार जो है लगातार ठीक कर रही है। सचिवालय स्तर पर भी एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर हाल ही में ली थी और लगातार जो आपदा प्रबंधन सूत्र है या फिर जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं राज्य सरकार की, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके अलावा पुलिस है, प्रशासन है, उन सभी से जो है लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और तमाम जी। जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में उतारा गया है और सभी को जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि 24 घंटे वो अपना फोन खुला रखें और ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो उसका जो है तुरंत समाधान करें। जी, अगर बाढ़ में जो लोग लापता हो गए उनकी बात की जाए तो उसको लेके क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से जो लोग लापता हुए हैं उसको लेकर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उसको लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन की मदद भी जो है ली जा रही है। इसके अलावा एडवांस तकनीक जो है जो आपदा प्रबंधन तंत्र की है उसकी तकनीक का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने का काम जो है राज्य सरकार की तरफ से और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कर रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन भी है, पुलिस भी है, लगातार उनकी टीमें भी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। तो माना जा सकता है कि जो लापता लोग हैं उनको जल्द ही जो है राज्य सरकार और एनडीआरएफ ढूंढ भी रही है। हालांकि अभी कुछ लोगों को जो है ढूंढ भी लिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर जो राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो मौसम सामान्य होगा तो फिर जो है युद्ध स्तर पर जो है जो लापता लोग हैं उनके खिलाफ एक बार फिर से जो है अभियान को छेड़ा जाएगा। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वही हल्द्वानी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बना हुआ है। इसी के साथ राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता का भी आगाज हो गया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 22 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें इस प्रतियोगिता का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने कहा है कि तलवारबाजी भारत का पारंपरिक खेल रहा है और शास्त्रों से लेकर झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने तक इसका महत्व दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और उत्तराखंड के खिलाड़ी भी देश विदेश में नाम रोशन कर। उन्होंने आयोजन के लिए भारतीय तलवारबाजी संघ और खेल विभाग को बधाई दी। सीएम धामी ने बताया कि जल्द ही हल्द्वानी में खेलो विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एशियाई कैडेट कप में 17 देशों के 190 खिलाड़ी भाग ले, जिसमें 46 विदेशी और 144 भारतीय खिलाड़ी। मुख्य सेवक हूँ, जब मैं जाऊँगा तो सभी जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, और मुझे लगता है जो नहीं भी जा रहे हैं वो भी जाएंगे। कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। और इस समय हम लोगों को, सब लोगों को जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा से प्रभावित हैं, हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे पक्ष विपक्ष के लोग हों, चाहे हमारा अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, या हमारा मीडिया का भी वर्ग हो, उनकी भी उत्तरदायित्व है। उनको भी जो है ऐसे समय में आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को किस प्रकार से मरहम लग सकता है, किस प्रकार से हम उनके जख्मों को भर सकते हैं, किस प्रकार से उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, बड़ी पीड़ा उनको हुई है। उस पीड़ा में हम सब साथ खड़े हों, हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक चुनौती है। ऐसी चुनौती के अवसर पर हम सारी चीज़ों को भूलकर सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर आपदा में, और इस आपदा में भी हमको जो है बहुत सहयोग दिया है, बहुत हमारा उत्साहवर्धन भी किया है। कहीं ना कहीं हमको हमारे सभी आपदा पीड़ितों से आकर भेंट भी की है, समीक्षा भी की है। 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक रूप से हमको सहायता भी दी है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि कोई आपदा राज्य के अंदर आती है, किसी प्रकार का कोई भी हमारे सामने परेशानी होती है, तो हर संभव केंद्र की सरकार हमको सहायता करती है। धन्यवाद।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता करार दिया। इसी के साथ धामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार का सामना कर रही और हार का ठीकरा वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं पर फोड़ रही। प्रधानमंत्री मोदी आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करे, लेकिन देश की जनता इन हथकंडों को समझ चुकी है। धामी ने कहा कि जनता ने हमेशा मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को समर्थन दिया और कांग्रेस को यही बात खटक रही। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी चुनावों में भी जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर, चाहे भारत की सरकार चुनने का मामला हो, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और राज्यों के अंदर पूरे देश के अंदर तीसरी बार, चौथी बार डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। ये केवल अपनी फेस सेविंग है इनकी, कि वोट चोरी जैसी बातें करते हैं। मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं और देश के अंदर एक वर्क कल्चर आया है गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए आज सुविधाएं आई हैं, इतनी सारी योजनाएं आई हैं। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंत्योदय को साकार करके दिखाया है। आज विश्व के मंचों पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो दुनिया के देश हमको कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, आज वह भी भारत के रुख का इंतजार करते हैं। वहीं उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश और आपदा की बढ़ती आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती और राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। धामी ने बताया कि प्रभावितों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत सामग्री देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपदा में जो क्षति हुई है, क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां जरूरत है ग्राउंड जीरो पर जाए, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। और बरसात आने वाली है, उससे बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेजी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है, बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, डोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की गई और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए अगले साल के लिए पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदानगर के आपदा प्रभावित कुंतरी गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके दुख दर्द को साझा किया। सीएम ने इस दौरान आपदा से हुए नुकसान और चल रहे राहत कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह दौरा आपदा प्रभावितों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुआ। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ 22 सितंबर को देहरादून से किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें, मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले भी उन 71 बलिदानियों की आंगन की पवित्र मिट्टी भी सैन्य धाम में सम्मिलित की जाएगी, जिनका नाम पहले चरण में छूट गया था। उत्तराखंड के शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षकों के एक बड़े प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा है कि वो शिक्षकों का सम्मान करते हैं और जल्दी 1-2 दिन में उनके साथ फिर से बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर गंभीर है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के कारण उनके हाथ बंधे हुए। उन्होंने बताया कि प्रमोशन के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध है और सरकार, मुख्यमंत्री और विभाग सभी इसके पक्ष में। रावत ने आगे जानकारी दी कि सरकार हाई कोर्ट में एक स्पेशल लीव पेटिशन दायर भी करे ताकि कोर्ट उन्हें प्रमोशन करने का अधिकार दे सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि 23 तारीख को होने वाली सुनवाई में इस मामले में कोई सकारात्मक फैसला आएगा। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा शिक्षकों का सम्मान करता हूं और हमेशा मैं उनके साथ संवाद में रखता हूं। कल या परसों फिर मैं शिक्षक संगठनों के साथ फिर बैठ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। कल मैंने अपने माननीय CSC साहब के साथ भी, महाधिवक्ता के साथ में भी, अपने लॉ सचिव के साथ में भी और अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। हम हाई कोर्ट में एक SLP में जा रहे हैं कि कोर्ट हमको ये अधिकार दे दे कि हम टीचरों के प्रमोशन कर सकें। जितने टीचर कोर्ट में गए उनको जो है, अगर जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता है तब तक हम जो है उनके प्रमोशन कर सके। और क्योंकि हम पे प्रमोशन के पद पर्याप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए। सरकार की इच्छा भी है, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, विभाग की भी इच्छा है कि प्रमोशन हो जाए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं कोर्ट के कारण। जैसे कोर्ट 23 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है, मुझे आशा और विश्वास है कि इसमें कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाए। वही जिलाधिकारी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया। यह कार्रवाई राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से की गई। जिन निरीक्षकों का तबादला किया गया उनमें अनिल गुप्ता और रमेश चंद को लक्सर भेजा गया है, जबकि संजय कुमार को भगवानपुर स्थानांतरित किया गया। आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार और ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की भेजा गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को तत्काल इन निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश भी दिया है। इस कदम के साथ ही हरिद्वार में राजस्व विभाग के काम में सुधार की उम्मीद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान का पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। इस अभियान के तहत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में होने वाले चुनावों में कोई मतदाता छूटेगा, न ही कोई गलत मतदाता सूची में शामिल होगा। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनावों के पक्ष में रही है और इस अभियान से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं बिहार के बाद अब उत्तराखंड में भी इस तरीके से? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय करता है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है, कोई बिहार में प्रारंभ हुआ, पूरे देश के अंदर भविष्य के अंदर चुनाव होने, कोई मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं। इस भाव के साथ अगर ये चल रहा है तो हम उसके समर्थन में खड़े हैं।
वही ग्लेशियर झीलों से होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें भेजी। आपको बता दें, इनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियरों का अध्ययन करेगी। इस टीम में भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल है। उत्तराखंड में भी कुल 968 ग्लेशियर और 1290 ग्लेशियर झील है। सरकार ने 5 सबसे संवेदनशील झीलों की भी पहचान की, जिनमें से चमोली और पिथौरागढ़ की झीलें प्रमुख है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही चमोली के वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन कर चुका है और अब पिथौरागढ़ की 2 अति संवेदनशील झीलों का अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों का अध्ययन बेहद जरूरी है, क्योंकि 2013 में केदारनाथ और 2021 में चमोली में आपदा का मुख्य कारण ग्लेशियर झीलें ही थी, जिसमें जान और माल का भारी नुकसान भी हुआ था। इस अध्ययन का उद्देश्य भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकना है। बेसिकली जो लेक, ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए उन्होंने एक टीम गठित की है, जो शायद पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि 20 तारीख को जा रहा है, 20 तारीख को कोई टीम जा रही है। तो उसमें शायद वाडिया के भी 1-2 साइंटिस्ट जा सकते हैं। वही देहरादून के माल देवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से काफी तबाही हुई। इस आपदा के कारण रायपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में भी कई सड़कें टूट गई, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। आपको बता दें, कई लोगों के घर और होटल रिजॉर्ट मलबे में तब्दील हो गए। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बाल्दी, बांदल और सौंग नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद इन नदियों ने अपना रास्ता भी बदल लिया। फिलहाल PWD और BRO की टीमों ने मिलकर मालदीव में एक वैकल्पिक मार्ग शुरू कर दिया, जिससे आवागमन बहाल हो गया। इसी के साथ विधायक ने कहा है कि जल्द ही इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू की जाए। उन्होंने लोगों से रात में यात्रा न करने की भी अपील की। देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं भी आपको। और आपने 2 दिन पहले कैसी परिस्थितियां देखी और ये 2 दिन बाद आज हम इस मार्ग को खोलने के लिए अभी चाहे, लेकिन ट्रैफिक अभी हमने चालू कर दिया। आपने देखा 2 बॉडी भी गई और पूरा यहाँ से सकलाना बेल्ट, टिहरी की, हमारे कई गांव हैं, रायपुर ब्लॉक के कई गांव जो ऊपर पड़ते हैं, ये उनका मुख्य मार्ग है। और इसको मैं अपना सरकार, मुख्यमंत्री जी का और पूरे जितनी भी हमारी सरकार की टीम है, हमारे जिले अधिकारी के साथ, हमारे PWD के जितने अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सबका मैं आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस परिस्थिति में, कल तक भी कोई सुबह आके देखता तो ये नहीं समझ सकता था कि ये रास्ता हम आज चालू कर देंगे, लेकिन सब ने मेहनत से। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।